नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से अगर आप क्लास 10th में भी पढ़ाई कर रहे हो तो क्या तरीका है, क्या वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्या तरीका है कि आप सीएचएस के 11th के एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सको और सीएचएस में पढ़ने का सपना अपना पूरा कर सको। देखो बेटा, सीएचएस है क्या? सीएचएस आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ एफिलिएटेड एक स्कूल है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के दो अलग अलग स्कूल है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। अब ये स्कूल्स बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये स्कूल्स जो है बेटा, जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है बेसिकली, ये बीएचयू से भी पुराना है और डॉक्टर एनी बेसेंट ने इस स्कूल की शुरुआत की थी। और अपनी बारे में अगर मैं बात कर लूं तो मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और मैंने खुद अपनी स्कूली शिक्षा क्लास 11th और 12th मैंने सीएचएस बीएचयू से अपनी क्लास 11th बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी मैंने वहीं से पढ़ाई की है। क्लास 11th में मैंने एग्जाम जो है क्रैक किया था। हमारे इस प्लेटफॉर्म स्कूल शिक्षा और बेसिक शिक्षा के माध्यम से हम लगातार हर साल हजारों बच्चों को अलग अलग एग्जाम्स के लिए गाइड करते हैं, जिसमें एक एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका सीएचएस स्कूल का। क्लास 11th के लिए जब स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने पिछले साल जब बनाई थी तो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो थी जिसपे 1 लाख के ऊपर व्यूज थे। और इस बार 2025 के लिए मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ कि सीएचएस 2025 में किस तरह से, अगर आपका सपना है एग्जाम को क्रैक करने का, तो आप कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में क्लास 11th के लिए हम लोग बात करेंगे डिटेल में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, मतलब 11th मैथ्स में जाना चाहते हो, 11th बायो में एडमिशन लेना चाहते हो, 11th आर्ट्स में लेना चाहते हो, 11th कॉमर्स में लेना चाहते हो। आप सबका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कितना मिलता है, इसके अलावा बुक्स क्या है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और पीवाईक्यू कहाँ से लगाने हैं, इन सब के बारे में बेटा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहला, सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं पहले स्क्रीन के सामने से हट जा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्क्रीनशॉट में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी ग्रुप से एग्जाम देना चाह रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। देखो, मैथ्स ग्रुप से अगर आप देना चाहते हो तो आपके लिए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जीके या करंट अफेयर्स, जो लेटेस्ट में करंट अफेयर चल रहा है, उसके आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी रहते हैं। वैसे अगर बायोलॉजी के ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश में 10, हिंदी में 10, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 25 क्वेश्चन आएंगे तीनों सब्जेक्ट्स में, और लास्ट में जीके या करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। अब आर्ट्स ग्रुप का देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में 15, हिंदी में 15, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें हम अलग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हर साल इन क्वेश्चंस का नंबर आगे पीछे रहता है। कभी हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, कभी ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, कभी इकोनॉमिक्स के, कभी पॉलिटिकल साइंस के। तो आप पूरा मान के चलो ये सोशल साइंस है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये चारों आपकी सोशल साइंस है। लास्ट में आपका बच रहा है मैथ्स और करंट अफेयर्स। तो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों से 15-15 क्वेश्चन, मैथ से 5 क्वेश्चन और जीके या करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। तो आपके टोटल हो रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मिला के 30 और मैथ और करंट अफेयर्स मिला के 10। तो टोटल 40 क्वेश्चन आपके इधर से हो रहे हैं। और इसके अलावा बेटा जो 60 क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो जो 60 क्वेश्चन बचेंगे वो 60 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स से आएंगे। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कॉमर्स ग्रुप की। तो कॉमर्स में इंग्लिश और हिंदी में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जितने क्वेश्चन बच गए, 40 क्वेश्चन बच गए, आपके इकोनॉमिक्स और जीके या करंट अफेयर से आते हैं। ये जीके में फिर से बेटा स्टैटिक जीके भी सवाल होते हैं। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप आर्ट्स से दो, कॉमर्स से दो, मैथ्स से दो या बायो से दो, आपके 100 सवाल आने हैं, 100 सवाल आने हैं। हर एक सवाल का आपको 3 नंबर मिलेगा, तो टोटल आपके 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है। पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी गलती करने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। और समय जो आपको मिलता है इसके लिए 2 घंटे का मिलता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए अपने सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप समझना कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगर हम वीडियो में आगे चले बेटा, तो मोड ऑफ पेपर क्या है, ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। जितने भी सेंटर पढ़ते हैं सब आपके बनारस में ही पढ़ते हैं। ठीक। पेन पेपर बेस्ड होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। सिलेबस और बुक्स की बात कर ले अगर, देखो सिलेबस जहां तक कि मैं जानता हूं, सिलेबस आपके क्लास 10th के सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर का सिलेबस होता है। मतलब जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी या फिर आपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इनसे थोड़ा सा हायर लेवल के सवाल रहते हैं। हाँ, हिंदी और इंग्लिश के सवाल, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल बहुत आसान होते हैं। लेकिन मैथ्स वाले और बायो वाले बच्चों के लिए 10-10 सवाल हैं, आर्ट्स वालों के लिए 15 और कॉमर्स वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश से 20 सवाल हैं।
तो जो सब्जेक्ट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखो पहले और उस पे ज़्यादा फोकस करो। हालाँकि हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, मतलब बहुत आसानी से आप हिंदी और इंग्लिश के सवाल जो है वो कर पाओगे, ठीक है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब सिलेबस की बेटा बात करने की मैं बता रहा था आपको सिलेबस के बारे में ही, क्लास 10 से थोड़ा-सा हायर लेवल का सिलेबस होता है। आपको थोड़ा-सा उसको डिटेल में पढ़ना है। आपको थोड़ी क्लास 11 के सिलेबस से टच करते हुए चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं कई बार, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है? मैथ्स में बेटा सबसे पहले अगर मैथ्स ग्रुप की बात कर लें, तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस सबके लिए सेम है। व्याकरण आता है हिंदी में, हिंदी व्याकरण आता है, इसके अलावा आपके पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और प्रमुख रचनाकार और उनकी कविताएँ, लेखक, ठीक है? ये आता है हिंदी में। इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामर आता है, एंटोनिम आता है, सिनोनिम आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इडियम, प्रोवर्ब्स आता है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आता है। इसके अलावा अ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है, कभी-कभी फेमस राइटर्स के बारे में भी पूछ लेता है। इंग्लिश और हिंदी के लिए सबका पैटर्न सेम है, सब में उसी तरह के सवाल आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में बेटा आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी किताब मैथ्स की पूरी लगा लेनी है। इसके अलावा आपको आर.एस. अग्रवाल एक बुक आती है, वो ज़रूर कर लेना और अगर इसके बाद भी आपको टाइम बचता है और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आर.डी. शर्मा किताब जो है वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्लास 10th में अगर आप हो और सीएचएस 11th में जाना चाहते हो मैथ्स में, तो आर.डी. शर्मा ज़रूर लगा लेना, बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद बेटा अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो आपको साइंस की एनसीईआरटी किताब पढ़नी है और जो मार्केट में 1-2 गाइड बुक्स आती है जिसमें थोड़ा-सा और डिटेल में दिया रहता है, अगर वो पढ़ोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। जीके और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब आ जाते हैं बायोलॉजी वाले ग्रुप के बच्चों के लिए, तो हिंदी इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्या करना है, बायो वाले ग्रुप बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो 75 क्वेश्चन दे के जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है और साथ में बेटा कुछ अच्छी बुक्स को पढ़नी है और क्लास 11th के स्टार्टिंग के जो थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं अगर उनको पढ़ सको बायो के तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? फिर आ जाते हैं बेटा आर्ट्स और कॉमर्स में, तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स कॉमर्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 सवाल आ रहे हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स से सिर्फ 5 सवाल आता है, वो भी बहुत आसान सवाल आते हैं, तो वो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सोशल साइंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना बेटा, वो भी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स पे। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये रही आपके लिए सिलेबस और बुक्स। सबसे पहले प्रायोरिटी में एनसीईआरटी बुक्स को खत्म करिए। एनसीईआरटी बुक्स की जब आपकी 3 या 4 बार रीडिंग हो जाए, तब फिर आप उसमें आगे बढ़िए। ये मेरा सजेशन है कि फिर आप दूसरे बुक्स की तरफ जा सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और पीवाईक्यू लगाना। पीवाईक्यू आपको कहाँ मिल जाएगा? हमारे बेसिक शिक्षा स्कूल शिक्षा का ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी, दोनों जगह पे हमने क्लास 11th और क्लास 9th दोनों के सीएचएस के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, वो सब हमने वहां पे डाल दिया है। तो आप उनको डाउनलोड करके उनके प्रैक्टिस चालू करिए और देखिए कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, उन पे मेहनत करना चालू करिए, ठीक? तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं बेटा, पीवाईक्यू लगाना है। अब अगर हम बात कर लें बेटा स्ट्रैटेजी की, तो क्या एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी हो सकती है? सबसे पहली बात होती है कि अपने सिलेबस को समझना। सिलेबस की आपको समझ कैसे आएगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, जब आप पिछले साल के पेपर को उठा के देखोगे, कई सालों के पेपर को एनालाइज करोगे, तो आपको सिलेबस की एक और अच्छी समझ आएगी। हालांकि मैंने कई चीजें आपको बताई हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको पेपर देखने से आइडिया लगेगा। फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या टॉपिक्स मेरे आसान है इसमें से, जो मुझे अच्छे से आ रहे हैं, इजी हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं। तो दो तरह की बेटा कैटेगरी बनाओ, एक जो आपको आ रहे हैं या आपको लगता है कि मैं इनको आसानी से कर लूंगा, दूसरे जो आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं या जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप आसान वाले पे फोकस करो, जो आपको लगता है कि आपके लिए आसान है, पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़ के खत्म करो, उनके क्वेश्चंस लगाओ। फिर आप टफ वाले पे आगे बढ़ो। धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पकड़िए और एक एक चैप्टर पे पढ़ के उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू करिए। ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी हो सकती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब मुझे भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए अपनी लाइफ में, मतलब ओलंपियाड से लेके एनटीएससी से लेके सीएचएस के एग्जाम को और फिर नीट के एग्जाम को, मैंने तो मतलब ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में मैंने अभी तक में 6 या 7 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। और आने वाले टाइम में मैं नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो भी अगर किस्मत अच्छी रही और मेहनत मैंने की अगर, और आप लोग का आशीर्वाद रहा, ठीक है,
आप लोग का प्यार रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि वो एग्जाम भी मैं क्रैक करूं और आगे एमडी या एमएस जो भी मुझे मिलता है वो ब्रांच में लेके आगे पढ़ाई करूं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेटा बेसिक चीजें सेम रहती हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें उसको एनालाइज करना है कि कौन-कौन से टॉपिक्स मेरे को आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। मैं ये करता हूँ कि मैं आसान वाले टॉपिक्स को पहले करता हूँ, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस एक बार आ जाता है। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है, तो जो मेरे टॉपिक्स हैं, जो मुझे नहीं आ रहे हैं, जो मेरे वीक हैं, उन पे फिर मैं चैप्टर वाइज जाता हूँ। एक चैप्टर उठाऊँगा, जब तक उस चैप्टर मेरे मुझे नहीं लगेगा कि मेरा परफेक्ट हो गया है, तब तक मैं दूसरे चैप्टर की तरफ नहीं जाऊँगा, दूसरे टॉपिक की तरफ नहीं जाऊँगा। तो ये एक बेसिक तरीका होता है बेटा किसी भी एग्जाम के लिए अप्रोच या तैयारी कैसे आप कर सकते हो, यही एक स्ट्रेटेजी होती है। और हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन जो सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में ज्यादा सवाल आ रहे हैं उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब अगर आर्ट्स वाला बच्चा है उसको मैथ के 5 सवाल ही आने हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछना है उसको, उसके एग्जाम में 5 ही सवाल आने हैं मैथ से, तो वो दिन भर मैथ्स लगाना अगर वो कर रहा है, दिन भर मैथ्स लगा रहा है तो मूर्खता कर रहा है। आप ये देखो कि आपके एग्जाम के हिसाब से कितने सवाल आ रहे हैं। कोई साइंस वाला बच्चा है, ठीक है, बायो या मैथ्स से उसको एग्जाम देना है और वो दिन भर करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ है तो मूर्खता कर रहा है। कोई भी अगर साइंस वाला बच्चा है सबसे पहले वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे फोकस करे, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा बहुत फोकस करे और फिर समय अगर बच जाए तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन की तरफ जाए। हालांकि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपके एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैं स्टैटिक जीके की एक शीट बनवाता हूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके की मैं एक शीट बनवाता हूँ और वो मैं आपको देता हूँ, 2 पेज की एक शीट होती है, फ्री में देता हूँ, ठीक है, इसी चैनल पे एग्जाम से 2 दिन पहले। और पिछले बार जब बायो का पेपर हुआ था 5 के 5 सवाल उसी से आए थे, मैथ्स के 4 सवाल आए थे और आर्ट्स और कॉमर्स में तो कई सवाल फंसे थे, ठीक है। तो 25-30 पेज की नहीं बल्कि सिर्फ 2 पेज की मैं आपको एक करंट अफेयर्स की लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो उस समय तक घटित हुआ होगी, जो घटना है और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चैनल में जरूर जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में मैं आपको वो करंट अफेयर्स का कैप्सूल दूंगा और उससे आपके साइंस वाले बच्चों के लिए खास करके, ठीक है, 5 सवाल ही आने होते हैं। 5 सवाल में से अगर आपके 3 सवाल या 4 सवाल भी आपको याद रहेगा उसमें से, तो आपके एग्जाम के लिए तो समझो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो अभी आपको फोकस करना है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे, हिंदी और इंग्लिश पे, करंट अफेयर पे फोकस नहीं करना। लेकिन अगर वही कोई आर्ट्स का बच्चा है या इकोनॉमिक्स का बच्चा है तो उसको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे फोकस करना ही करना है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम का अपने सब्जेक्ट्स के अप्रोच को समझिए, उसके हिसाब से फिर तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी करनी है, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, तो स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए या जो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे इस पे कॉल करिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और अभिमन्यु बैच जो हमने सीएचएस 2024 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है, वो हमने लॉन्च किया हुआ और इस बैच से जुड़ के अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो मैं वेट करूंगा आपका हमारे बैच में। और अगर आपको लगता है कि बेटा आप बैच नहीं ले सकते या बैच आपके लिए कॉस्टली पड़ रहा है, हालांकि बहुत ही कम प्राइस में बैच हमने लॉन्च किया है, बट अगर फिर भी आपको कॉस्टली पड़ रहा है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम यूट्यूब चैनल पे ही आपको बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करेंगे, यहीं पे हम आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो लगातार अगर आप सिर्फ हमारी पढ़ाई हुई चीजें यूट्यूब पे अगर आप जुड़े रहोगे, हमसे लगातार अगर पढ़ते भी रहोगे, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियो में या किसी लाइव क्लासेस में जिसमें हम और बातें करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे और आपस में इंटरेक्शन करेंगे। पिछले साल तो हमने बहुत वीडियोस की, ठीक है, बहुत लाइव क्लासेस किए, 4-4 5-5 घंटे मैंने पढ़ाया लाइव में और बहुत बच्चों ने पढ़ा और सिलेक्शन भी लिया फाइनली। फिर बच्चों को हमने बुलाया मीटअप के लिए, हम उनसे मिलने गए, वो भी हमसे मिलने आए। तो एक पूरा जो अभी से अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो और फिर लास्ट तक बने रहते हो और हमारे साथ मेहनत करते हो तो लास्ट में बेटा सफलता जरूर मिलेगी। यही मेरा कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही आप लोगों के लिए प्यार है। तो मिलेंगे बेटा बैच में या लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।